Assalamu alaikum everyone. My name is Gulshan Munawar and I say warm welcome to all of you who is watching to me on my Facebook profile that is Gulshan Education Mali. Right now in my studio that is Colors of Care, I have a guest which is very honorable for me and also facilitator of our class that is Abdul Rahman Sheikh Arningwala. आई से वार्म वेलकम टू यू अब्दुल रहमान इन माई स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अब्दुल रहमान, आज का जो हम इंटरव्यू करेंगे हम उसमें अब्दुल रहमान की जो जिंदगी है, इतनी छोटी सी जो जिंदगी है, ये 16 साल या 17 साल जिंदगी है अभी अभी तक की। आपकी उम्र क्या है? पहले मुझे अपनी उम्र बताइए। आपकी 16 साल एज है या 17 साल है? अच्छा, मेरी बेसिकली 18 ईयर्स है, बट कोई मानता नहीं, वो एक अलग बात है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। हाँ देख लो, मैंने भी गैस में 16 और 17 को रखा है, 18 पे मैं भी नहीं गई। अच्छा, ये जो 18 साल है जिंदगी के, हम शुरू से इनके इनके बारे में गुफ्तगू करेंगे और शुरू से शुरू करेंगे। अब्दुल रहमान कौन है और कहाँ का रहने वाला है, पहले मुझे ये बताइए। मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक सिंध हैदराबाद से है। और मैं रिसेंटली जो है, मतलब रिसेंटली अगर 5 साल पहले की बात की जाए तो कुछ ही अर्से पहले जो है मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया हूँ। तो फैमिली शिफ्ट हुई या सिर्फ अब्दुल रहमान शिफ्ट हुआ? नहीं नहीं, फैमिली शिफ्ट हुई। अच्छा अच्छा, तो बाजू का ऐसा भी होता है ना, बच्चे स्टडीज के सिलसिले में वो इस तरह शिफ्टिंग उनकी कर देते हैं। बच्चे कहीं कहीं चले जाते, माँ बाप किसी एक जगह में लोकेट होते हैं और बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के सिलसिले में या हॉस्टलाइज कर दिया जाता है या इस तरह से उनकी अकोमोडेशन कर दी जाती है कि वो वहाँ से अपना तालीमी सफ़र को जारी रख सकें। अच्छा, अब्दुल रहमान हैदराबाद कराची के रहने वाले हैं। अब्दुल रहमान का वहाँ से रेहान AI स्कूल तक का सफ़र कैसे मुमकिन हुआ? कुछ इसके इसके बारे में हमें बताएं। अच्छा, मैं बेसिकली मेरा सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, आज से तो कोई 2 साल पहले जो है मैंने लैप कंप्यूटर की दुनिया में कदम रखा था, आईटी की फील्ड में। इससे पहले मेरा इंटरेस्ट नहीं था और मेरा इंटरेस्ट ना होने की ही वजह से मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट रखा। मैं कंप्यूटर से बस शुरू से भागता था। सो इन शॉर्ट के अभी मैट्रिक का जब मैंने एग्ज़ाम दिए कोई पिछले साल, तो फर्स्ट कॉलेज की मैं टाइम था एडमिशन लेने के लिए, तो उस टाइम को मैंने बाबा ने सोचा कि अवेल कर लिया जाए, तो उन्होंने मुझे कुछ कोर्सेज कराए, तो वो किए। उधर से फिर मेरा इंटरेस्ट पैदा हो गया। फिर करते करते जब इंटरेस्ट बढ़ा तो बाबा ने इसका बता दिया रेहान स्कूल का, तो बस फिर रेहान स्कूल में आ गए। आते के साथ मेरी जो पहला मंथ था उसके अंदर लास्ट में जो है मेरी पहले टीचिंग थी, मतलब मैंने पहला लेक्चर डिलीवर किया था पहले मंथ के लास्ट में। और जब मैं आया था कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि मैं जो है पहली दफ़ा ये चीज़ें देख रहा हूँ, लाइक मैं रिसेंट रिसेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि ये सिखा भी सकते हैं फिर पहले मंथ में ही। और मेरा ख्याल है सबसे पहला अभी तक मैं ही हूँ जिसको पहले मंथ के अंदर ही ऑफर कर दी थी सिखाने की, बच्चों को सिखाया पूरे। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा करते करते सबसे पहला ये काम था। फिर जैसे आपका जो एआई टीचर ट्रेनिंग है, दूसरा काम मेरा ये था। ये जब स्टार्ट हुई थी शुरू शुरू में, अब तो माशाल्लाह से काफ़ी बैच ख़त्म हो गए, बट ये जो इसका पहला बैच था उसमें एज असिस्टेंट मैं हुआ करता था, मैं मरियम के साथ। और वहाँ दूसरा तजर्बा था। फिर ऐसे ही करते करते आगे चलता रहा काम, छोटे मोटे चीज़ें करते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है चीज़ें मेरा डायरेक्ट जो है, जब मैं चीज़ें करता गया टीचिंग इतनी सही इतनी बेटर होती गई कि गोल्डन क्लब के नाम से एक रेहान स्कूल में एक इदारा है जो लाइक सिटी फॉरेनर्स को, जो हमारे पाकिस्तानी भाई होते हैं, भाई बहन हैं जो बाहर जाके शिफ्ट हो जाते, उनको टीच करते। तो उनको जो है फिर मैंने एक अकेले खुद ही, अब वो सारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं लाइक अबव 65 एज, तो अकेला बैच वो हैंडल किया पहला, जो विद
किसी की हेल्प के साथ नहीं किया, अकेले किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं कोडिंग भी करता रहा, कराता भी रहा। तो मैंने कोई 3 बैच कोडिंग के ख़त्म किए, बुक 1 के, और फिर उसके बाद 2 बैच मैंने बुक 2 के ख़त्म किए। फिर अभी पहला बैच मेरा बुक 3 का है, वो भी ख़त्म हो ही जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता करके। ऐसे ही बस चलता रहा, कुछ इस दरमियान में कुछ इंटर्नशिप्स आई, पेड पेड करते रहे, बस। बड़ा मजे का सफर है ये इसमें और इस मजे के सफर में कुछ सवालात भी उठ गए हैं हुँ, कि हुँ। जो जब पहली दफा गोल्डन क्लब को आपने होस्ट किया था, तो अगर वो 60 और 65 की एज के मेंबर्स थे, तो उनमें से तो कुछ वैसे भी इस एज में आके लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और हुँ, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं कुछ कुछ पर्सन जो हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ऐसे भी होते हैं इस एज में आके जो कि जिद्दी हो जाते हैं, कह हुँ, सकते हैं हुँ। कि वो अपनी बात पे अड़ने वाले होते हैं। तो किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा जब गोल्डन क्लब को एज ए होस्ट ज्वाइन किया था? तो अच्छा, मुझे तो पहली बात बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं अकेला हैंडल करूँगा। बैच 1 था, हमारे पास एक ही बैच था गोल्डन क्लब का, तो वो मैं कभी-कभी जॉइन करता था, कई चीज़ समझानी हो या वैसे ही ताकि कुछ नॉलेज पता हासिल हो, तो मैं करता था उस क्लास को और देखता था, कभी-कभी सिखाता भी था। तो मैं मरियम का था वो बैच 1। हाँ, वहाँ जो है कुछ लोगों ने देखा और उन लोगों ने ये तय किया कि भाई हमें एक अलहदा से एक बैच बना दें, और कोई हो ना हो, अब्दुर्रहमान हमें सिखाएगा। मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। मुझे पता चला जब बैच भी बन गया, ग्रुप भी बन गया, उसके बाद जाके मुझे पता चला कि ऐसे-ऐसे बात हुई है और मैंने सिखाना है। अब कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बस थोड़ा-सा था। शुरू का दिन थोड़ा-सा अजीब-सा ही था कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ? क्योंकि आपको अगर अचानक-अचानक पता चले तो आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हो जाते हो कि यार ये हुआ क्या है? तो मुझे जिस दिन पता चला, इत्तेफ़ाक से 2 घंटे बाद मतलब 1 रात पहले पता चला था, और उस टाइम पे तो बस कैसे न कैसे करके मैं सो के उठा। फिर सुबह, अच्छा, वो इस तरीके से था कि पहले हमारा ये बैच हुआ करता था सुबह पाकिस्तानी 8 बजे। तो बस वो जो है ना, रात तो सो गया, उठा तो मुझे कुछ पता ही नहीं कि मैंने क्या कराना है, क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो बस वो जो है, मैं बस पहली क्लास अजीब सी गई, समझ नहीं आया कि क्या करना है। तो लेकिन वो फिर भी उन उन लोगों ने काफ़ी, मतलब, सपोर्ट किया, और एंड में आके उन्हीं लोगों ने मुझे जो है, लाइक, हायर एज अ पेड इंटर्नशिप रेहान स्कूल के ज़रिए, जो है उन्हीं लोगों ने कहा कि हमने इंटर्नशिप भी इसी के साथ करनी है। तो बस इस तरह से टीचिंग आती गई, लोगों को समझ आ जाती है, वो अच्छी बात है। अब जिस तरीके से बड़े जो लोग होते हैं 65 एज के, उनको उनके हिसाब से ट्रीट करना पड़ता है। लाइक, हमें उनके सामने बोलना कम पड़ता है, उनकी सुननी ज़्यादा पड़ती है। इससे वो भी खुश रहते हैं, सीखते सीखते भी हैं। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं ना, मतलब ज़्यादा एज के, ये तंग बहुत करते हैं। तो वो लोग तभी तंग करते हैं जब आप उनको तंग करो। आपको जब लाइक, अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, नाना नानी है, तो वो भी एट अ टाइम वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उस टाइम आप खामोश रहो, आप बस ठीक है, ठीक है, बोल, वो जब बोल लें, फिर उसके बाद सही है, साइड हो जाओ। तो इससे ये होता है कि उनकी नज़रों में ये हो रहती है अहमियत कि ये मेरी बात, मैंने इसको इतना बोला, इसने पलट के एक जवाब भी नहीं दिया। एक तो वैल्यू भी बनी रहती है, और दूसरा फिर जब आप बोलते हो ना, तो वो बंदा गौर से आपकी बात भी सुनता है। ऐसे ही बच्चों के साथ जब मैं बच्चों को सिखा रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स को, तो वहाँ भी उनके माइंडसेट के हिसाब से सिखाता हूँ, तो वो भी, उनको भी समझ आता है। ऐसे ही है। अच्छा अब्दुल रहमान, आप लोग कितने बहन भाई हैं? 3। 3? जी, जी। हाउ मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स? 2 सिस्टर्स। अच्छा, आप अकलौते भाई हैं, इट मीन्स। जी। तो बहनों में से किसी को शौक है इस लाइन में आने का, या वो भी मौजूद है इधर? नहीं, शौक तो है। छोटी, मेरी जो छोटी, सबसे छोटी बहन है,
वो इसी इदारे में है, मेरा ख्याल है आपने शायद ना सुना हो, वधा शेख बातोवाली के नाम से है वो, फाउंडेशन लेवल में। तो वो स्टूडेंट है इदारे में। बाकी जो उससे बड़ी है वधा से, वो उसको इतना शौक नहीं है, तो वो नहीं है इसमें। तो कोडिंग में शौक कैसे डेवलप हुआ? ये भी बड़ी अजीब स्टोरी है। मुझे अच्छा, मुझे जो जो कराना हो ना, मुझे थोड़ी सी देर पहले उससे पता चलता है। कोडिंग में शौक डेवलप इस तरह से हो गया कि लाइक शुरू में जब मैं आया था तो बुक वन जो थी, जिसमें क्लाउड से ही काम करना होता था, वो मैंने की। हालांकि मुझे समझ आ जाती थी, मैं बड़ी मतलब मैंने जान करके उसको डिले किया क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था। फिर जब वो मैंने मंथ लगाया, जबकि बुक इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी, वो हो सकती थी 2 डेज के अंदर, तो वो लगाया उधर टाइम। उसके बाद फिर बुक टू पे आया। बुक टू मैंने 2 डेज में की। और वो बुक काफ़ी एरर वाली बुक है, उसमें काफ़ी सारे एरर्स आते हैं। तो वो की वहाँ से बस, वो जो 2 दिन में मैंने कंप्लीट की ना, वो खाली मैं उस मुझे नहीं पता था मैं उस वक्त नोटिस किया जा रहा हूँ, नोट। तो बस इसी तरीके से मैंने बुक थ्री 3 दिन के अंदर की, बुक टू टू 2 दिन में की। जब ये लोगों ने देखा तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अच्छा, मुझे आधे घंटे पहले पता चला कि मीटिंग है सर दौलत के साथ, और हमारे एक हैं रिहानी हाई कोडिंग अकेडमी के भाईजान फरहान भाई, उनके साथ। अब मुझे अर्जेंट पता चला, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने जा रहे हैं। तो जब मैं क्लास में गया तो वहाँ मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे मिली बुक वन, जिससे मैं खुद भागता था वो। हम्म। बुक वन मिली, मैंने कहा यार अभी तो मैं जान छुड़ाई है बुक वन से, अभी फिर बुक वन। और एज अ फैसिलिटेटर, अब फैसिलिटेटर की जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। मुझे बुक वन मिल गई फैसिलिटेट पे सबसे पहला, तो उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा थी। फिर उसके अपने नीचे 2 असिस्टेंट रखने, उनको उनके साथ डेली बेसिस पे मीटिंग करनी है, उनको समझाना है कि किस तरह से लेके चलें क्लास। तो वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और मुझे अचानक से धचका लगा ये हुआ क्या है। तो और उस मीटिंग के फौरी फौरी बाद हमारी क्लास थी बुक वन की। तो मुझे पता चला, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने शुरू में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। फिर अल्लाह अल्लाह करके मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 से, हाँ 3 बैच मैंने कोडिंग बुक वन के कंप्लीट कराए थे, जिसमें खानेवाल कैंपस था, 2 ऑनलाइन एकेडमी के कैंपसेस थे, सॉरी 2 ऑनलाइन एकेडमी की शिफ्ट्स थी। और उसके बाद फिर बुक टू भी इसी तरीके से मैंने, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब लोगों ने देखा कि इसका इंटरेस्ट जो है बढ़ रहा है, तो उन्होंने फिर बुक टू एज अ फैसिलिटेटर दे दी मुझे। फिर वो भी मैंने 2 बैच ख़त्म किए, तो अब मुझे कहते हैं कि आप बुक थ्री में आ जाए। अब देखें बुक थ्री कब तक रहता हूँ बुक थ्री में मैं। अच्छा, ये जो कोडिंग के टास्क आप करते हैं, इनसे करते-करते कभी इसकी वजह कोडिंग के ज़रिए ही आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं ना? जी जी, बिल्कुल बना सकते तो हैं। तो आपने कोई ऐसा शौक पाला है अभी तक कि नहीं? अब मैंने बनाए तो हैं काफ़ी चीज़ें, लाइक बुक से हट के बनाई हैं। वो कुछ हैं, जैसे 2-3 टास्क हैं जो बनाए मैंने खुद। एक तो अपना ज़ाती वेबसाइट बनाई थी, क्योंकि अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा इनमें समझ आ जाए ना, ये जो बुक्स आपको कराई जा रही हैं, तो आप काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो आप खुद कर सकते हो। लाइक फिर आपको आइडिया मिल जाता है कि अच्छा इस तरीके के प्रॉम्प्ट से ये चीज़ बन सकती है। तो बस वो आइडिया लेना होता है। तो उस आइडिया को लेते लेते काफ़ी टाइम लगा, बट अब जो है मैं खुद बना लेता हूँ। अब्दुल रहमान अपने आप को ज़िंदगी के 5 साल के बाद कहाँ देखता है? कोई गोल, कोई मिशन कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है या मैंने ये अचीव करना है? अ, अभी तो फिलहाल मैं, गोल तो यही है कि एक अच्छा इंसान बने और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूँ जितना मुझसे हो सके, और उसके साथ अपने लिए एज अ मार्केटर, एज अ बिजनेसमैन ग्रो अप कर सकूँ। घर में ज़्यादा सपोर्टिव कौन है आपके साथ? मदर हैं या फादर हैं? दोनों ही, अब्दुल बट रहमान कैसा थोड़ा सा बच्चा है? फर्क है इसमें।
दोनों ही सपोर्टिव है। अब जिस तरीके से वालिद का रोब थोड़ा सा ज्यादा होता है, उनसे थोड़ी बात करने में बंदा डरता भी है। और दूसरी तरफ जो अम्मी है, उनसे बिला झिझक बात कर लो, कोई मसला नहीं होता, डर नहीं होता ना। तो हालांकि बाबा कुछ कहते नहीं है, बाबा समझाते ही हैं, बट फिर भी एक रहता ही है रोब के वालिद है। तो बस अम्मी से बंदा आराम से सारी बातें कर सकता है। वो मैं समझ सकती सॉफ्ट हूँ। कॉर्नर। मैं समझ सकती हूँ, मेरे बेटे भी दोनों जो हैं वो, उनके पापा ने कभी उनको कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मेरे साथ हर तरह की बात कर लेते हैं और पहले नंबर पे करते हैं आके मुझसे। वो इतनी ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते अपने फादर के साथ। मुझे लगता है कि माँ जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेटर होती है, ऐसे ही है हाँ, ना? कह सकते हैं, कह सकते हैं। माँ जो है वो बच्चों की गलतियों के लिए फैसिलिटेटर होती है, उनको कंपनसेट कर लेती है कुछ चीज़ें जो है ना, जो बच्चा अपनी खता, कोई गलती या कुछ भी इस तरह से कुछ हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो वो पहले नंबर पे अपनी माँ को बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पे इश्यू आ गया, या मुझे ये चाहिए, या मुझे इस तरह से कोई कोई मसला है, तो वो पहले नंबर पे सिर्फ अपनी माँ के साथ डिस्कस करता है। खाने में क्या पसंद है? एग्जैक्ट। खाने में मैं क्योंकि अरेबिक डिशेस बहुत ज़्यादा खाता हूँ, तो अच्छा। अरेबिक डिशेस ही मुझे पसंद है। और उसमें मंदी है, कब्सा है, फतेह शावरमा हो गया, जरीश के नाम से एक डिश होती है। जैसे हमारा पाकिस्तान में हलीम होता है, वैसे ही अरेबिक अरब में जरीश के नाम से एक डिश होती है, वो हो गई। और उसके अलावा मगलूबा के नाम से एक डिश होती है, वो है। मतलब ऐसी अरेबिक डिशेस काफ़ी सारी जो है मुझे काफ़ी पसंद है। मनसफ एक डिश है। आप कह सकते हैं कि अरेबिक इस वजह से भी ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि वो वेजिटेबल और दाल सब्जी मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, जो सही बात है। तो वो अरेबिक डिशेस हमारे घर में तकरीबन पकती हुई है, तो वो बेसिकली गोश्त, लाइक मटन, बीफ, चिकन, इस तरीके का होता है। तो बस इस वजह से मुझे ज़्यादा पसंद भी है और मैं तो खा लेता हूँ। इतना मजे का बनवा के भी यही कहती हूँ कि मैं अब खा लेता हूँ। नहीं, ये घर में अम्मी। ये मुझे एक मेरा क्वेश्चन है। हम्म, कराची हैदराबाद से ताल्लुक है और खाने सारे अरेबिक खा रहे हो, ये शौक कहाँ से आया? क्या मदर आपकी जो है वो एज ए, मतलब वो एक होती है ना स्पेशलिटी के बंदा, घर में भी एक होम शेफ भी होता है आपका, कि वो बहुत और बहुत वैरायटी में खाना जो है वो बना सकते हैं। ये मदर की तरफ से ये है आपके पास फैसिलिटी, या आपको वैसे ही शौक था और आपने फरमाइशें कर करके घर में बनवाया है? अच्छा, इसका कुछ इस तरह से है कि मैं मेरी अम्मी तो वैसे अच्छी शेफ हैं, बट मेरे बाबा जो है ना, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ और मतलब सारा जो उनका तकरीबन ज़िंदगी का हिस्सा है, वो सारा अरब में गुजरा है, कुवैत में। तो वो शुरू से अरेबिक खाना खाया है, तो आदत है। और अरेबिक होता भी मज़े का है, नो डाउट। तो इस वजह से जो है हमारे घर में बनता ज़्यादा अरेबिक है। बट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी नहीं बनता, वो भी बनता है। उसकी भी एक ख़ास टाइम होता है जब बनता है वो। पाकिस्तानी खानों में कौन सा खाना पसंद है? पाकिस्तानी में, पाकिस्तानी के अंदर मुझे जो हमारी बिरयानी होती है सिंध की, वो सिंधी बिरयानी के नाम से, वो काफ़ी मज़े की हम्म। लगती है और मुझे तो काफ़ी पसंद है। तो उसके अलावा उसके अलावा जो है मटन, बीफ पुलाव जो हो गया, ये बहुत सोच पसंद है। बात, हाँ, क्योंकि बहुत इतना सोच मेहमान। हाँ, सब्जी की तरफ आता हूँ ना। सब्जी जो मुझे पसंद है ना ज़्यादा, वो भिंडी है। मैं भिंडी बड़े शौक से खाता हूँ। और दाल भी खा लेता अकेली हूँ। भी? मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ घर में जो भी बनता है ना, मैं खा लेता हूँ। मेरे नखरे नहीं होते इतने कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बस खा लेता हूँ मैं। भिंडी बेचारी अकेली भी खा लेते हो या भिंडी गोश्त खाते हो? नहीं, नहीं, वो मैं अकेला, वो खाली भिंडी ही पसंद है। भिंडी गोश्त अजीब सा लगता है। अच्छा, नहीं ये भी बड़ी मजे की बनती है, भिंडी गोश्त भी बहुत मजे का बनता है, कभी ट्राई करके देखना।
ये भी एक जी। अच्छी रेसिपी है। अच्छा, खुद बनाना क्या आता है अब्दुर्रहमान को खाने में? मुझे नाश्ता खाने की तो नहीं पता, नाश्ता ज़रूर आता है। मैं अपना जो नाश्ता है, मेरी जो डेली रूटीन मतलब के मुताबिक वो वो बना सकता हूँ, लेकिन बनाता नहीं हूँ। ऑमलेट बनाना? जी, जी, ऑमलेट बनाना आता है, उसके अलावा नाश्ते में और क्या खाया जाता है? नूडल्स आती हैं और मैगी वगैरह। इतनी इतनी मुश्किल रेसिपी तुम्हें आती है नूडल्स बनाना? बस यही आता है, इससे ज़्यादा तो नहीं आता। उसके साथ नूडल्स के अलावा जो है क्या आता है, नेगेस्ट जो होते हैं वो तल लेता हूँ, और रोटी को भी ऑयल तल लेता हूँ, बस। इतना ही लेकिन काफी है। करता नहीं हूँ। अच्छा, आपने ना एक काम करना है। मैं बड़ी क्यूरियस हुई हूँ ये सुन के, ये अरेबिक डिशेस के बारे में सुन के। तो अरेबिक डिशेस में से जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है ना, उसकी रेसिपी आपने अपने ना मामा से लेके मुझे मुझे भेजनी है, मैं भी ट्राई करूंगी। ठीक है, एक लेकिन तो इनके खाने नाम, थोड़े फीके होते हैं। एक तो इनके नाम भी आपने मुझे दोबारा जो मैं सेंड करने हैं, मैं सर्च कर लूंगी कि मैं देखूं तो सही किस तरह से है। मेरा बड़ा बेटा भी बड़ा शौकीन है ना वैरायटी का, तो मैं देखूंगी और मैं ट्राई करूंगी। और किसी एक जो बहुत पसंद है उसकी तो रेसिपी भेज देना ना, मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। चलिए, कलर ठीक। कौन सा पसंद है? कलर कौन सा पसंद है अब्दुल को? ब्लैक, व्हाइट और नेवी ब्लू। मैंने सुलेमान का इंटरव्यू किया, मैंने अहमद का इंटरव्यू किया और मैंने अब्दुल रहमान का इंटरव्यू किया। और तीनों का जो फेवरेट कलर है पहले नंबर पे उनके उनकी जुबान से निकला है ब्लैक। ब्लैक पसंद होने की कोई खास वजह? जी, इसकी दो वजह हैं। इसमें सबसे पहली वजह तो ये है कि ये मुझे जो पसंद है ना वो इसलिए है क्योंकि ब्लैक जो रंग है वो हमारा मुकद्दस जगह खाने काबा का रंग है। ठीक है, गिलाफ काबा का रंग है, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे लगाव भी है और पसंद भी है। दूसरी इसकी मेन वजह ये है कि ब्लैक सूट जो भी पहनता है ना, वो थोड़ा फिट लगता है। लाइक मतलब उसके पता नहीं क्या है, लेकिन वो जो उसका वजन होता है ना वो ऐसी उसके मुताबिक थोड़ा कम लगता है। एक तो ये वजह है। मैं अदर वर्ड्स इसको जो है वो डिफाइन कर देती हूँ। मेरे अपने बड़े बेटे को ब्लैक कलर पसंद है, और मेरी जो अपनी पर्सनल जजमेंट है वो यही है कि लड़कों को लगता है कि ब्लैक हम पे सूट बड़ा करता है। लड़कों को ये इस तरह से लगता है कि ब्लैक जो ना मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो इस तरह से ना ब्लैक उनके फेवरेट्स में लिस्ट में शामिल होता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को पहले नंबर पर यही होता है कि ये जो ना ये कलर हमें सूट कर रहा है, अच्छा लगता है उन लोगों को। अब्दुल रहमान की बहनों में से ज्यादा बॉन्डिंग किसके साथ है? इतनी ज़्यादा तो किसी के साथ भी नहीं है। असल में मैं शुरू से मेरी सारी जो बहनें कजन्स हैं वो बहुत छोटे हैं मुझसे। लाइक मेरी खाली एक ही बहन है जो मुझसे 2 साल छोटी है, बाकी मेरी सबसे छोटी बहन 7 साल छोटी है। फिर ऐसे ही जितने उसके बाद हैं, खाला के बेटे वगैरह, बेटियां, वो सब बाद में। तो वो जब मेरी छोटी बहन ही 7 साल छोटी है तो बाकी तो और भी छोटे हैं। तो इस वजह से मेरी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है, और मैं शुरू से अकेला रहा हूँ, तो अभी भी अकेला ही ज़्यादा अच्छा रहता हूँ। अब्दुल रहमान, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ एक एक इनफॉर्मल सी डिस्कशन करने का। अगर दोबारा मौका मिला तो जरूर मैं आपको अपने स्टूडियो में इनवाइट करूंगी। एंड वे आप मुझे या सुनने वालों के साथ कोई अच्छी बात शेयर करना चाहें? जी, एंड में बस इतना ही कहूँगा कि जो भी चीज़ लाइक आप करना चाहते हो ना ज़िंदगी में वो कर गुजरो, क्योंकि ये जो दुनिया है ना ये कभी भी आपसे खुश नहीं होगी। आप चाहे लाख दर्जा अच्छाई अगर आप में मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी कि आपकी जो 99 गलतियां लाइक मतलब 99 नेकियों को छोड़ के एक गलती को पकड़ लेना वो दुनिया है, और जो आपकी 99 खामियों को छोड़ के एक नेकी को पकड़ ले वह अल्लाह है। तो आप बस सुभान करते रहो काम, बाकी जो है ना दुनिया तो आपकी गलती पकड़ती है, चाहे एक एक ही क्यों गलती ना हो। तो उनको छोड़ो, आप अपने काम से काम रखो और अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करो, बस।
बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने हमें वक़्त दिया और अब्दुर्रहमान के इस पैगाम के साथ ही हम अपने स्टूडियो से आप लोगों को खुदा हाफ़िज़ बोलेंगे कि ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी है, लोगों के दिल जो हैं वो जन्नत नहीं है, कि उनमें रहने की कोशिश की जाए। अपने आप को ठीक रखें, अपने मकाम को पहचानें ज़िंदगी में कि आपका क्या मकाम है। हर वक़्त, हर जगह पे हर शख्स को आप राज़ी नहीं कर सकते, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में अगर आप ये चाहें कि आप हर जगह हर शख्स को राज़ी रख लें तो ये एबनॉर्मैलिटी होगी। अल्लाह ताला आपको आसानी दे और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक दे। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने हमें जॉइन किया। अल्लाह हाफ़िज़।